फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आज एडुटेरिया बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय से सेट प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं और आज हम लोग का सेट नंबर 2 होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सेट नंबर 2 को करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 पूरे 20 सेट डिस्कशन कराया है। वही मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मैंने वॉल्यूम 1 का सेट प्रैक्टिस कराया है, ऑल टू ऑल 10 सेट प्रैक्टिस। तो यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट से जा करके आप देख लें। तो आज चलिए हम सेट नंबर 2 को करेंगे। क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ा अस्वस्थ हो गया था, इसीलिए हमने बनाना कुछ दिन ड्रॉप कर दिया था। तो अब आप लग जाएं और तैयारी जल्दी से जल्दी ही आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। तो ध्यान रखें, इसको ध्यान रख करके अपनी तैयारी को रोकें नहीं और जारी रखें। तो चलिए बिना देर किए हम प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछा है देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 पूछा है कि रोग प्रतिकारकों के उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लिम्फोसाइट रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करता है, आपको पता होना चाहिए। एवं मोनोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिर कोशिका हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। आपको ध्यान रखना है कि लिम्फोसाइट के साथ मोनोसाइट भी आपका कणिका विहीन है। यह सबसे छोटे श्वेत रुधिर कणिका किंतु संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। यह 2 प्रकार का होता है, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। तो इस तरह से आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका मानव की पसलियाँ के साथ पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती हैं। तो मानव की पसलियाँ आपको ध्यान रखेंगे स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं और मानव की 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ होती हैं। इस बातों को भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है कि सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किस में बदल देता है। तो सुक्रोज जो है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पेप्सिन की बात करें तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। और बात कर लेते हैं हम लाइपेज की, तो लाइपेज वसा का वसीय अम्ल है जो वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है। और मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है। बोला है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है आइजैक न्यूटन के द्वारा चार्ल्स आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स न्यूटन के द्वारा नहीं दिए गए थे। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की आकृष्ट होने का प्रवृत्ति है, इस बातों को ध्यान रखेंगे और इसे आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 5 है और 5 नंबर प्रश्न में पूछा है कि द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम क्या है। तो ध्यान रखेंगे सबसे कम जो है ना द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसमें देख लीजिए कि कहाँ है, किसका है जो द्रव्यमान सबसे लास्ट में कौन है। तो आपको अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, अर्थात सबसे ज़्यादा वाला को पहले लिखना है तो सबसे कम वाला को लास्ट में। तो यहाँ सी होगा, हालांकि यहाँ मिसप्रिंट है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 3 2 दिया है, 3 2 1 दिया है, तो ध्यान रखेंगे। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का 1.672 गुने 10⁻⁻27 होता है। वही बात कर लेते हैं 1.678 गुने 10⁻⁻27, अर्थात कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन का उससे प्रोटॉन से छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रोटॉन 2 नंबर में दिया है, जबकि यहाँ पे देख लीजिए यहाँ 3 नंबर दिया है। तो यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका हो जाएगा 2 3 और 1, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसको सुधार दिया जाए तो। इस तरह से आप ध्यान रख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको ध्यान रखना है कि जल चक्र है। जल चक्र सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट की। तो सौर विकिरण जल चक्र की चालित करता है और जल का वाष्पीकृत करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ जल में द्रवीकृत होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। तो इन सभी चीज़ों को जल चक्र से आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका मिलान से है। यहाँ देखिए मिलान बोला है कि कौन सा सही है, तो ध्यान रखेंगे पहला का 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा
उसके बाद आपको ध्यान रखना है वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि आपका आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा। आप इसको बी को टिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बी में वैसा ही लगा हुआ है, आप मिला सकते हैं ऊपर नीचे करके। आप देख लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प है। तो यशद पुष्प आपसे बोला है कि यशद पुष्प के अंतर्गत कौन आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको जिंक ऑक्साइड को हम यशद पुष्प के नाम से जानते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। जिंक ऑक्साइड जो है यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है और यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन या स्याही तथा मलहम बनाने में के निर्माण में किया जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 9। 9 प्रश्न नंबर देखिए, 9 प्रश्न में बोला है कि शुष्क सेल निम्नलिखित में से किस इनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करता है। तो ध्यान रखेंगे शुष्क सेल आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को वो करता है विद्युत अपघट्य के रूप में। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है जस्ते का जो उसमें बर्तन होता है, उसमें जस्ते का बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और नौशादर कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है। इनमें कार्बन का क्षार एनोड का काम करता है, वही जिंक आपको ध्यान रखना है कैथोड का काम करता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे कि फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए आपको एक फार्मूला का यूज करना है, C/5 है F-32 बटे आपको ध्यान रखना है 9। जैसे ही इस फार्मूला का यूज कीजिएगा तो यहाँ एफ की जगह आपको क्या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो यहाँ 86 से घटा दीजिए। जैसे ही 86 से 32 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे और 9 से गुना हो जाएगा तो 9C इक्वल टू हो जाएगा। देख लीजिए कि कितना आएगा। यहाँ पे आपको अगर घटाते हैं तो बच जाता है आपको 4 और 5, अब गुने में आपको हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 5। 9 से काट दीजिए 54 को, 9 छक 54, 54 से 30 आ जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी इज द एक्यूरेट आंसर है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। तो ध्यान रखेंगे इन फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम में निकाल पाएंगे किसी भी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो ऑटोमेटिक रिएक्टर में लेजर का प्रयोग नहीं होता है। बाद बाकी कैंसर के उपयोग में सीडी डीवीडी और स्कैनर प्रिंटर और हेलोग्राम में आपको लेजर का उपयोग होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपको 12 है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक आपको ध्यान रखना है कि नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखेंगे नियोप्रीन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इस बातों को ध्यान रखना है। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और एक होता थर्मोप्लास्टिक एक थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आपको टेफ्लॉन पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन आता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे और नियोप्रीन आपको आता है थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है सी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय न चाहे हुए संश्लिष्ट बनाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जिसको हम वापस नहीं कर सकते हैं या न चाहते हुए भी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है। तो देखिए सोचने की शक्ति सेरिब्रम में होता है और यह जो है बुद्धि का केंद्र है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क को कहा गया है। मेडला ओब्लंगेटा का काम है श्वसन दर को नियंत्रित करना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो अंग तना किस मतलब तना से संग्रह नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो शकरकंद गन्ना अदरक और आलू दिया गया है। तो याद रखेंगे इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका डी। शकरकंद जड़ है और जड़ जो है ये सारे तना से होने वाले हैं, बाद बाकी संग्रह होने करते हैं ये जड़ में करते हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 16। 16 में बोला है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए की जरूरत होता है जिसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे।
इस तरह से नियासिन विटामिन B3 है, और और राइबोफ्लाविन विटामिन B6 है, और इस तरह से ध्यान रखना है इन सभी विटामिनों के नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो कि रतौंधी से हमको बचाता है। विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है, और विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है इसे। इसका प्रमुख स्रोत दूध में है, इस बातों को भी ध्यान रखना है। पुष्प के किस भाग को से केसर प्राप्त होता है, तो ध्यान रखेंगे पुष्प के वर्तिकाग्र और वर्तिका से हमको केसर की प्राप्ति होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पौधे में पुष्प के वर्तिकाग्र और वर्तिका प्राप्त होता है। केसर वनस्पति नाम का कोक्रस सेंटाइवस है। केसर उगाने के लिए समुद्र तल के लगभग 2000 मीटर ऊंचाई पहाड़ी क्षेत्र का शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, लिखा है निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, अर्थात मादा प्रजनन से संबंधित अंग नहीं है। तो शुक्रवाहिनी जो है याद रखेंगे, ये मादा नहीं नर का है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बाद बाकी सभी मादा से संबंधित है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प है कहलाता है, तो याद रखेंगे कि अभी ये दोबारा हो गया है, आपको ध्यान रखना है। जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप अभी हम इस प्रश्न को बताए हुए थे पिछले प्रश्न में। आगे यहाँ देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, तो नाभिकीय जो ऊर्जा का उपयोग का कारक जो है ध्यान रखेंगे उष्मीय प्रदूषण है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नाभिकीय एवं जीवाश्म ईंधन संयंत्र दोनों का उष्मीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। उष्मीय प्रदूषण वास्तव में परिवेश जल तापमान में परिवर्तन के कारण जल की गुणवत्ता में कमी लाता है। उष्मीय प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जल के भौतिक गुणों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, तो इन सभी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक आपको ध्यान रखना है बी और सी दोनों है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों में ही अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक माना जाता है, अर्थात कार्बन इसमें नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों ही वायु के अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अन्य अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आपको ध्यान रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे भी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लीजिए कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक, तो डायनामाइट के निर्माण में आपको प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है ये है आपका ग्लाइसोरोल ट्राइनाइट्रेट है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, जिस समय बच्चे जन्म लेता है उसके बाद जस्ट बाद आपको ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, इस बातों को ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस रोग विषाणु द्वारा होता है, इसमें प्रभावित अंग यकृत है। चेचक वेरियोला वायरस द्वारा होता है, इसके शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर किया है। पोलियो वैक्सीन का खोज जॉन साल्क के द्वारा किया गया है। पोलियो ड्रॉप की खोज साबिन ने की थी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ड्रॉप का आपका पूछेगा तो साबिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका अति चालक का लक्षण, तो अति चालक का क्या लक्षण होता है, तो ध्यान रखेंगे कि अति चालक का जो लक्षण है वो शून्य प्रागम्यता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में प्रागम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ का प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। इसे ग्रीक वर्ण में हम म्यू द्वारा प्रदर्शित भी करते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में आपको ध्यान रखना है कि कैडमियम नहीं आता है, बाद बाकी सभी परमाणु ईंधन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वज्जिका संघ वर्णन किस पुस्तक में है, तो वज्जिका संघ का वर्णन आपको ध्यान रखना है दीर्घ निकाय में वर्णन है, इस बातों को ध्यान रखना है। वज्जिका संघ वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय बौद्ध का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है,
और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। गण या संघ का कोई शासक होते थे और इसे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों का एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत वाद विवाद किया करते थे और किसी तरह से शत्रुओं के पर आक्रमण से निपटने का भी चर्चाएं करते थे। इस तरह से स्त्रियां, दास, कर्मकार सभा का हिस्सा नहीं होते थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ के लेख से रानी अभिलेख के नाम से जिसे जाना जाता है, इसमें रानी वारुकी का वर्णन मिलता है। हालांकि इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जीते जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? तो जोते हुए खेत का प्रमाण आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर क्या थी? तो भूमि राजस्व का दर आपको ध्यान रखना है 1/6 भाग हुआ करता था। इस बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, कालाशोक कौन से वंश में आते थे? तो आपको ध्यान रखना है कि कालाशोक शिशुनाग वंश से था। हसीन मसुक हसीन हसीन मोर सुगा कौआ, याद रखिए, मोर सुगा सुगा कौवा सब। तो इससे ह से हरियक, सी से शिशुनाग, न से नंद, मोर से मोर। तो शिशुनाग वंश जो है आपको ध्यान रखना है। शिशुनाग वंश आपको था, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, मोर से स से शुंग वंश आया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सी से शिशुनाग आया है, तो हर्यक वंश के बाद ही शिशुनाग आए थे जिसका शासक कालाशोक थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 30 नंबर प्रश्न को आप देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो मुंगेर ले आए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो एक मोती मस्जिद का निर्माण कहता है, एक आपको ध्यान रखना है, अगर बात करें हम मोती मस्जिद के निर्माण की, तो औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण किया जाता है दिल्ली में। लेकिन यही अगर आपसे जामा मस्जिद की बात करता तो शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाता। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है, दोनों पर आपको नज़र बनाए रखना है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण के द्वारा, जिसे हम बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना किया गया था। इस बातों पर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न में है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब खुदाई कहा था? तो नायाब खुदाई स्वयं को कहने वाले सुल्तान आपको बलबन है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बलबन ने स्वयं को पृथ्वी के ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित किया था। बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया था और एवं दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित बात कहा था। बलबन ने रक्त और लौह की नीति भी अपनाया था। इन सारी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सभी बच्चे को पता है कि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चले थे। इस बातों को ध्यान रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्मीय सभा के स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया था। वही आर्य समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे। तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको ध्यान रखना है, अगर भारत की प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन बंगाल का कहेगा तो आपको वारेन हेस्टिंग्स है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इस बातों को भी ध्यान रखना है। लेकिन बंगाल का गवर्नर कहेगा तो लॉर्ड क्लाइव है प्रथम बार। इस बातों को ध्यान रखना है। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो हमारा एक वीडियो है पॉलिटिक्स से संबंधित, जाकर के आप देख सकते हैं और उसके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो ये जेएल नेहरू के द्वारा कहे गए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित नियंत्रित होता है उसका उल्लेख है? तो इसके राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के तहत जो है ना, चुनाव से संबंधी बात लिखा गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको 243 कार्यकाल 5 वर्ष के कार्यकाल से संबंधित बात कहा गया है
और बात कर लेते हैं अगर हम बी की, तो 243 बी में आपको पंचायतें के संविधान है। बात करें ए की तो ग्राम सभा की बात की गई है। बात करें हम अगर हम 243 आई की, तो 243 आई में आपको ध्यान रखना है पंचायतों को लेखा अंकेक्षक की बात किया गया है और पंचायतों के चुनाव की बात आपको के में किया गया है। तो 243 के राइट आंसर हो जाएगा, 241 नहीं है कुछ भी। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो भारत में जितनी बार चाहे राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, कितनी भी बार हो सकता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 57 यह कहता है कि एक भारत के राष्ट्रपति जो है ना एक से अधिक बार चुने जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 57 में वर्णित है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाए जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपको ध्यान रखना है विधानसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये राज्यपाल के प्रति हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर आपका 41 का ए हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट है यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 42 होगा। 42 नंबर प्रश्न को देखें तो लोकतंत्र शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र शासन के लिए सफलता के लिए आपको ध्यान रखना है कि शिक्षित जनता चाहिए, सही है, आर्थिक समानता भी चाहिए और नागरिक स्वतंत्रता भी चाहिए। उपयुक्त सभी के सभी राइट आंसर डी हो जाएंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्पष्ट प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित किस अनुच्छेद में है? तो ये व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19 के ए में यह वर्णित करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसलिए इसके राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 19 ए के तहत वाक की स्वतंत्रता दिया गया है और यह स्वतंत्रता पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है, लोगों से सरकार के कार्यों को पक्ष विपक्ष अपनी राय देने का अवसर देता है। अगर बात कर लेते हैं हम 19 ग के, तो संघ बनाने की शक्ति है। घ में आपको 19 ग में आपको ध्यान रखना है। अगर 19 डी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आने जाने की भ्रमण करने की शक्ति है। और ई की बात करें तो भारत में राज्य क्षेत्र किसी भी भाग में निवास करने की शक्ति है। और ध्यान रखेंगे, इस सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं संवैधानिक दर्जा दिए गए थे? एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन के जरिए आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वही नगर पंचायत को 74वां संविधान संशोधन के जरिए दिया गया है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हो गया है? तो 21 वर्ष से घटाकर आपको ध्यान रखना है कि 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया है। उससे पहले आपका 21 वर्ष उम्र था, 21 वर्ष वाले ही वोट दे सकते थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं हम कुछ अन्य फैक्ट की। तो अन्य फैक्ट 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ है, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, जिसके तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला है। और 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है, जिस लोकसभा एवं विधानसभा के परिसमन से संबंधित 84वां संविधान संशोधन है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो प्रधान आकाशीय पिंड आपको ध्यान रखना है सूर्य है, अर्थात सौरमंडल का सबसे मेन सूर्य होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सौरमंडल एक तारा है, सूर्य एक तारा है जिसकी उत्पत्ति 4.56 बिलियन पहले हुआ था। सूर्य की पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। औसत दूरी की बात करें तो औसत दूरी 149 लाख किलोमीटर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध है। और सबसे सूर्य से नजदीक ग्रह जो है ना आपका बृहस्पति बुध है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे बड़ा रात होता है उसी दिन सबसे बड़ा दिन। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध पूछता तो सबसे बड़ा रात 22 दिसंबर को होता है, वही 22 दिसंबर को आपको वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। अगर हम बात करें 23 सितंबर का, तो ये शरद विषुव होता है। और 21 मार्च को आपको ध्यान रखना है बसंत विषुव होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारतीय हिमालय क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। हालांकि
भारतीय अगर नहीं कहता तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। लेकिन भारत के अंदर स्थित जो है जिसकी ऊंचाई 8,598 है, इस बातों को ध्यान रखना है। वही 8,848 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिहार में 2011 एक और 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, अर्थात वृद्धि दर पूछा है। तो याद रखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान आपको ध्यान रखना है कि 25.4 ये बिहार में रहा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि सबसे ज़्यादा आपको मेघालय में हुआ है जो कि 27% समथिंग था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या लिंगानुपात की बात करें तो 1106 है, जो कि सबसे ज़्यादा है बिहार में, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व, ये सबसे ज़्यादा 1106 है। और लिंगानुपात की बात करें तो 918 है, जो कि कम दर्शाता है। सबसे ज़्यादा आपको केरल में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको ध्यान रखना है कि ग्रीनलैंड है, जो कि सबसे बड़ा आपका द्वीप है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट की, तो ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 21,75,000 किलोमीटर है। और मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। न्यू गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। यदि अगर दूसरा सबसे बड़ा पूछा था न्यू गिनी होगा, और पांचवा सबसे बड़ा मेडागास्कर है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, तो ये उत्तर पूर्व मानसून के कारण जाड़ों में तमिलनाडु में वर्षा होता है। हालांकि भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, तो विश्व में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील की बात करें तो ये लेक सुपीरियर है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ताजे पानी का झील अगर पूछा जाए तो लेक सुपीरियर है। लेकिन आपको सबसे गहरा झील बैकाल झील है, जो कि रूस में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दुनिया में यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर अवस्थित है, इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है, इस बातों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, और मिशिगन की बात करें तो अमेरिका में एक देश में स्थित मिशिगन झील है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस समिति के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया गया था, तो ये समिति है, आपको ध्यान रखेंगे। एमएन एमएन नहीं, एसबीएस राघवन समिति है। एसबीएस राघवन समिति इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एसबीएस राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। विजय केलकर समिति की बात करें तो इसका गठन भारत के मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल अध्ययन को और मूल्यांकन के लिए किया गया था। 2012 में गठित रंगराजन समिति का संबंध गरीबी मापने से है। तो रंगराजन और आपको विजय केलकर समिति भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 54 नंबर प्रश्न में देखिए कि बोला है कि गरीबी रेखा के निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि संगठन जो सर्वेक्षक है वो है आपका, इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है एनएसएसओ करता है। हालांकि हाँ, एनएसएसओ के द्वारा करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। विभिन्न पैरामीटर पर आधारित शोध विश्लेषण के आधार पर नीति आयोग गरीबी सूचकांक जारी करता है। हालांकि इसको जो है नीति आयोग इसके लिए स्वयं सर्वेक्षण नहीं करता है। एनएसएसओ नेशनल सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में 1 जनवरी 2015 में मोदी सरकार के आने से हुआ है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो वातावरण आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से, अर्थात लौटती हुई तरंग स्थलीय विकिरण से होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो जैव विविधता आपको ध्यान रखना है, सबसे बोला है कि अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक जैव विविधता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता
पाया जाता है। तो पाने जाने का कारण भारी वर्षा और उच्च तापमान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे कि इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश, समुदाय और उसका परिवेश जो है ना, कोई भी समुदाय और परिवेश को हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 59 नंबर प्रश्न को आप देखें तो 59 नंबर प्रश्न में आपको बोला गया है कि वातावरण का मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये तो अभी हम बताए हैं कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के जरिए जो है गर्म होता है। ये क्वेश्चन दोहरा गया है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर पर स्थानांतरण के पश्चात क्या होगा? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा की मात्रा घट जाती है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली के जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, अर्थात अजैविक से जैविक की ओर होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास हो जाता है, इसीलिए ऊर्जा का मान घट जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप में पड़ी पेनिरेज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? तो आपको ध्यान रखना है स्पेन और फ्रांस को यह अलग करता है पेनिरेज, इस बातों को ध्यान रखना है। प्राकृतिक सीमा बनाती है यह, इसका विस्तार पूर्वोत्तर विस्के की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर तक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी। तो पहला तो आपका है नील आर्मस्ट्रांग, आपसे पूछा गया है दूसरा तो एडवर्ड बज एल्ड्रिन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंतरिक्ष यात्री थे, वे अपोलो 11 विमान यात्री सहायत्री थे। 20 जुलाई 1969 को चांद पर उतरे थे। चांद पर पैर रखने वाला अगर पहली बात करें तो चांद पर रखने वाला पहली बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति थे, जबकि प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? तो इसके राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले को वाक पटुवक्ता कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले अपनी वाक्पटुता के कारण बजट की आलोचना विशिष्ट तरीके से करते थे, इसीलिए उनको ऐसा कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिक महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। इसके राइट आंसर मेहर मूसा हो जाएगा। मेहर मूसा इसके राइट आंसर होंगे। मेहर मूसा भारत की पहली महिला है जिन्होंने अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने का सफलता प्राप्त की है। प्रीति सेन गुप्ता वर्ष 1993 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। वही उज्ज्वला पाटिल भारत की प्रथम महिला है जिन्हें वर्ष 1988 में पूरे विश्व का चक्कर लगाए थे। गीता घोष भारत की पहली महिला पैराशूटर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 65। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक आपको ध्यान रखना है होमी जहांगीर भाभा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1966 में वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और पहला पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में पहला पनडुब्बी परीक्षण किया जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यह प्रोजेक्ट द्वारक शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारक के आसपास शुरू किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 67 में आपके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किस संगठन पर बैन लगा दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको सभी संगठन पर बैन लगा दिए गए हैं। तहरीक ए हुर्सियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, सभी के सभी पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में उग्रवादी के चलते। तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो याद रखेंगे
कि नवरत्न के दर्जा पाने वाले इरकॉन और रितेश है लिमिटेड है, इरकॉन और रितेश रितेश लिमिटेड, इसलिए राइट आंसर आपको हो जाएगा ए। ये 15वें और 16वें नवरत्न के रूप में घोषित किए गए हैं, 15वें और 16वें। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब 16 नवरत्न हो गए हैं। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना हुई है? तो आपको ध्यान रखना है कि हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट बिहार राज्य में लगाया गया है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 2023 में फीफा विश्व सॉरी मिशन सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य दियारा पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले अवैध कारोबार जैसे शराब निर्माण, अवैध अगन्य शस्त्र निर्माण, अफीम की खेती, इन सभी पर रोक लगाने के लिए ऐसा पुलिस यूनिट किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका होगा 70। 2023 में फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा? तो 3 महाद्वीपों में जो है आपको आयोजित किया जाएगा। ये कौन कौन महाद्वीप है आपको ध्यान रखना है? अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में यह जो है के कुल 6 देशों में आयोजित होंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में एस्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर आपका है नंदिनी दास को एस्पिनोजा परिवर्तन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? उद्देश्य 75 दिनों के एफआईआर की जांच पूरी करना। 75 दिनों में एफआईआर पूरी जांच करना है। ये किस, तो ये बिहार राज्य में ऐसा किया गया है। आपको ध्यान रखना है मिशन @75। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इन्वेस्टिगेशन बिहार लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है कि वर्ष 2023 में एशियाई खेलों में भारत में कितने पदक जीते गए हैं? तो एशियाई खेलों में आपको ध्यान रखना है कि भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य पदक है। इस तरह से आपको इन बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा, प्रश्न नंबर आपका है वर्ष 2023 में नोबल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोबल जो है अर्थशास्त्र का पुरस्कार आपको ध्यान रखना है क्लॉडिया गोल्डी को प्रदान किए गए हैं 2023 के नोबल पुरस्कार। उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ उन्नत विकसित करने के लिए दिया गया है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और लास्ट प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको पता ही होगा कि यह इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। आयरन स्वाड अक्टूबर 2023 में गाजा पट्टी में हमास अन्य फिलिस्तीन आतंकवादी समूहों को के खिलाफ शुरू किए गए थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मैंने टोटल 75 प्रश्न कराने का प्रयास कर दिया है। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके इसको चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि आपके लिए हम बेहतर कार्य कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स को भी आपके समीप करके लाएँ और आसानी से आप यदि हल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बढ़ाने का प्रयास करें। ज़रूर है कि हम आगे मैथमेटिक्स का भी सीरीज लेके आएंगे। तो चलते हैं, लेते हैं विदा। खुश रहिए, मस्त रहिए और जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।